महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 12 से 15 दिनों में जो हुआ है, उसे अगले 5 साल बीजेपी की सियासत का भविष्य समझ लीजिए। ऊपरी तौर पर आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनावी इम्तिहान में बीजेपी सबसे ज्यादा नंबर लेकर आई। शिंदे ने सीएम की कुर्सी बीजेपी की तरफ सरका दी और फडणवीस को दोबारा वही सम्मान मिल गया। लेकिन इन सब के बीच अंदर खाने बहुत कुछ हो गया। लेकिन हुआ क्या, वो समझने के लिए आपको कुछ महीने पीछे जाकर लोकसभा चुनाव के दरमियान नड्डा का वो बयान याद करना होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि पहले हम इतने मजबूत नहीं थे तो हमें आरएसएस की जरूरत थी, पर अब हम सक्षम हैं। बीजेपी अपने आप को चला सकती है। हम सरकार में आरएसएस की बहुत ज्यादा उपस्थिति नहीं देखते। इसके बाद जब चुनावी नतीजे आए तो नड्डा अपना चेहरा छुपाते घूम रहे थे। चुनाव में 400 पार तो छोड़िए, बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद हरियाणा के चुनाव हुए और बीजेपी हारा हुआ चुनाव जीत गई। महाराष्ट्र जैसे ट्रिकी इलेक्शन में भी बीजेपी अकेले दम बड़ी बाजी मार ले गई। इसकी वजह जाहिर तौर पर आरएसएस का साथ रहा। लोकसभा चुनाव से पहले हर कोई ये बात कर रहा था कि दिल्ली और नागपुर के बीच की खाई इतनी गहरी हो चली है कि उसे पाटना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कई लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मोदी को खड़ा करने वाली तो आरएसएस ही थी। फिर ये दूरी कैसे और क्यों? हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जब पर्दा हटा तो बीजेपी की चूल्हे हिल गईं, पर बीजेपी जब मायूस दूर खड़ी थी तब आरएसएस ने फिर से उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि दोनों का रिश्ता पिता और पुत्र जैसा है। पिता ने जब जब पुत्र का साथ छोड़ा है तो वो भटक गया है, लेकिन जब दोबारा हाथ पकड़ा है तो झट से सब कुछ लाइन पर आ भी गया है। नड्डा के लिए ये दौर भले ही अटल आडवाणी जैसा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मोदी शाह की जोड़ी ठेंगा दिखा देगी और मोहन भागवत देखते रह जाएंगे। बीजेपी के पास बड़ा समर्थन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, पर आरएसएस के बगैर इस जनाधार के मायने बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं। अब आते हैं आज की परिस्थिति पर। संघ फिलहाल दो नेताओं को अपने भविष्य के चिराग के तौर पर देख रहा है। पहले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके एक नारे बटेंगे तो कटेंगे ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। तो दूसरे हैं महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो योगी की तरह कट्टर छवि नहीं रखते, लेकिन सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आरएसएस के लिए दोनों ही मुफीद है। पिछले दिनों हमने देखा कि दोनों के बीच जो भी रोड़ा बना, आरएसएस उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के बाद योगी को हटाने या कमजोर करने की चर्चाएं जोरों पर थीं, जिसमें लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के भी कई लोग शामिल थे, तब अचानक योगी के अपने शहर गोरखपुर में संघ प्रमुख की एक गुप्त मीटिंग हुई और उस एक मीटिंग के बाद योगी के लिए लखनऊ का मैदान साफ हो गया। वो केशव प्रसाद मौर्य भी शांत हो गए, जो बोल रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उपचुनाव में भी 7-2 से बीजेपी ने मैदान मार लिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की परिस्थिति देखिए। लोकसभा के नतीजों ने दिल्ली की हालत बयां कर दी थी, लेकिन विधानसभा के नतीजे आते ही सबके होश उड़ गए। आरएसएस ने क्या किया यह हर कोई जानता है, लेकिन मुख्यमंत्री की उठापटक पर हर किसी की निगाह थी। लेकिन एक फोन से वो भी खत्म हो गई। मोहन भागवत का फोन जाना ही तय कर चुका था कि फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आरएसएस की रजामंदी उन्हें मिल चुकी थी। जैसा खेल दिल्ली ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में खेला, उसे देखकर यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही गेम हो सकता है। लेकिन दिल्ली की नागपुर के आगे एक न चली। आडवाणी को अटल से ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की छवि वाला नेता माना जाता था, लेकिन फिर मोदी पिक्चर में आए और उन्हें शाह का साथ मिला। ये दोनों अटल आडवाणी से हिंदुत्व के मायने में थोड़ा आगे निकले, लेकिन अब योगी और फडणवीस इन सब से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की इस पिक्चर में अगर कोई कॉमन बात है तो वो है आरएसएस की पाठशाला। इस पाठशाला के गुरु का आशीर्वाद जिसके साथ है वो ही आगे बढ़ता दिखता है। यानी कि नागपुर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में कौन बैठा है, फर्क इससे पड़ता है कि वो कर क्या रहा है। अगर वो लाइन से हट रहा है तो पाठशाला से निकले दूसरे विद्यार्थी लाइन में लगे हुए हैं। इंतजार है बस एक इशारे का।